नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गोदान नामक कृति के लेखक हैं। गोदान नामक कृति के लेखक प्रेमचंद हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनाहूत हो जाएगा। अनाहूत। ऑप्शन सी हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अतिथेय है। अतिथेय। ऑप्शन डी हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय। ऑप्शन डी हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय कहलाता है। जो न आया हो उसे अनागत कहा जाता है। जो न आया हो उसे अनागत तथा सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। वह सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसे रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास की प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है। तो यहाँ पे मनोहर कही जा सकती है। मनोहर पे विशेष जोर डाला गया है। मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। सुंदर शब्द का संकीर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी मनोहरता। चौथा का बी हो जाएगा। कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार उसकी मनोहरता है। क्वेश्चन 5 है, सौंदर्य की परख की जाती है। सौंदर्य की परख यहाँ भी मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। मनोरम वस्तु आनंदित होती है। मनोहर है, चरित्र प्रधानता है। तो मनोहर कही जा सकती है। तो 5 का हो जाएगा मनोहरता के आधार पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। जब रूप चरित्र का स्पर्श हो जाता है, रसास्वादन। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक साहित्य और सौंदर्य
हो सकता है। अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो यहाँ पे साहित्य और सौंदर्य हो जाएगा। छठवें का ऑप्शन ये हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को राजभाषा दर्जा दिया गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, अतः 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का अर्थ राजकाज की भाषा या राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। तो उत्तर हो जाएगा सी 14 सितंबर। 9वां क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। संज्ञा शब्द राम, रामायण, महाभारत, समाचार पत्र, पुस्तक, पानी आदि। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वो विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घोड़ा काला है, तो यहाँ पे काला विशेषण है। मेरा घोड़ा काला है, तो काला विशेषण है। और जब क्रिया की विशेषता बताया जा रहा हो तो क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे। क्वेश्चन 10 है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी आदि। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा जवान, बालक, मनुष्य, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गए। तो यहाँ पे सुंदर जो है, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताता है। तो सुंदर शब्द विशेषण है। सुंदर शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द
प्राण है, बहुवचन शब्द यहाँ पे प्राण हो जाएगा। प्राण, नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, ओठ आदि। और पौधा, लड़का, पुस्तक एक वचन है, एक वचन है, प्राण बहुवचन। प्रश्न 13 है, परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म। अपरोक्ष का हो जाएगा, अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है, प्रत्यक्ष का समानार्थी है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। समय के सदुपयोग द्वारा ए है, बी मनुष्य देवता, सी बन जाता है, डी कोई त्रुटि नहीं। तो 14 का डी है, 14 का डी है, कोई त्रुटि नहीं, सारे सही हैं। समय का सदुपयोग, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। 15वां है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो इसमें बी हो जाएगा, बी। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। बेकार में नहीं होगा, यहाँ व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग शब्द ऋतु, ऋतु का प्रयुक्त स्त्रीलिंग में होता है। पंडित, हंस, आचार्य, इन सबों का स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋतु। क्वेश्चन 17 है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द गरुड़ नहीं है, बाकी सर्प, ब्याल, सर्प, पन्नग, पन्नग, बाकी सब है। सर्प, ब्याल तथा पन्नग इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अहि, नाग, विषधर, उरग, सांप, फड़ी, फड़ीधर, सरीसृप आदि होते हैं। क्वेश्चन 18 है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं? तो इसमें घर, आदमी, वस्त्र, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष से है। घर, आदमी, वस्त्र विशेष से है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो तो उन्हें विशेषण कहा जाता है, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे बड़ा घर में बड़ा विशेषण है तथा घर विशेष्य है। बड़ा विशेषण और घर विशेष्य है।
छोटा आदमी में छोटा विशेषण है और आदमी विशेष्य है। नीला वस्त्र में नीला विशेषण है, वस्त्र विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है, वाच्य होते हैं। क्वेश्चन 19 है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी की प्रधानता का बोध हो। तो 19 का हो जाएगा 3 प्रकार। वाच्य 3 प्रकार का होता है। वाच्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। निम्न में भाववाच्य बताइए। निम्न में भाववाच्य अब चला जाए हो, अब चला जाए। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिसमें वाक्य में भाव क्रिया की प्रधानता का बोध हो। जैसे वाक्य अकर्मक क्रिया से बनता है, जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। तो इसमें अब चला जाए भाववाच्य। क्वेश्चन 21 है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। दो वाक्यों का परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये शब्द अपरिवर्तित अपरिवर्तित अविकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा। यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यह पद दो वाक्यों आंधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। तो समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी शब्द। हिंदी में वचन होते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। निम्न में सममांत्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपाई। चौपाई एक सममांत्रिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा अर्ध सममांत्रिक शब्द है। जिन छंदों के सभी चरण समान होते हैं वे सममांत्रिक छंद कहलाता है, जैसे चौपाई, रोला, हरिगीतिका। तथा जिन छंदों के कुछ चरण पहला तथा तीसरा एक समान होते हैं और अन्य दूसरा तथा चौथा कुछ उनसे भिन्न होता है पर आपस में समान होते हैं, वे अर्ध सममांत्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा तथा उल्लाला। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कमला नहीं है। 24 का सी हो जाएगा। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जबकि वाड़ी, वाड़ी पाड़ी, वीड़ा पाड़ी तथा शारदा इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द गिरा, भारती, विमला, वागीश, कड़िका, वागेश्वरी आदि हैं, जबकि कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी का।
अगला क्वेश्चन है, इच्छुक का तद्भव रूप है। इच्छुक का तद्भव रूप ईख है। ईख। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है। रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। छाया संस्कृत प्लस दार, छायाधार। छाया संस्कृत है और दार फारसी है, छायादार हो गया, तो ये संकर हो गया। रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, रेलगाड़ी, तो ये संकर हो गया। सील अंग्रेजी है, बंद फारसी है, सील बंद हो गया। तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द, नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ रेलगाड़ी जो है संकर हो जाएगा। थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची शब्द पर्यायिक है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अन्य सभी विकल्प तर्कसंगत नहीं है। विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक नित्य होगा। विभु का पर्यायवाची ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यास का विलोम शब्द है। व्यास का विलोम शब्द समास होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तृत तथा लघु का विलोम दीर्घ होता है। व्यास का विलोम समास होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा समास। क्वेश्चन 30 है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि झगड़ा लगाना, चापलूसी करना तथा नारदगिरी करना मुहावरे का अर्थ की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप, सुई का तत्सम रूप सूची होगा। सुई का सूची हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। हल्दी का तत्सम, हल्दी का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द सूरज हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव जिसका आशय है उससे उत्पन्न। क्वेश्चन 34 है, गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का अर्थ है। इसका अर्थ है अवसर देखकर काम करना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी, अवसर देखकर काम करना चाहिए।
गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है। गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना या मृत्यु को प्राप्त करना है। मृत्यु को प्राप्त करना। 36 है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। दिए गए विकल्प में सज्जन, दुर्जन और सुकुमार विशेषण शब्द है, जबकि मानस शब्द विशेषण नहीं है। यह कर्म का द्योतक है। मानस शब्द कर्म का द्योतक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 है, ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सम्मानीय होते हैं में विशेषण है। ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सम्मानीय होते हैं में गुणवाचक विशेषण है। सही उत्तर हो जाएगा ये। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति सर्वत्र सम्मानीय होते हैं में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा बी। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन 39 है, तो इसमें भगीरथी वर्तनी अशुद्ध है। 39 का हो जाएगा ये, जबकि और सब सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन 40 है, कैलाश। तो इसमें 40 में डी हो जाएगा कृत्य कृत्य। शुद्ध वर्तनी हो जाएगा कृत्य कृत्य। बाकी अशुद्ध है। कैलाश अशुद्ध है। उपरोक्त भी अशुद्ध है। केंद्रीयकरण अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी है कृत्य कृत्य। प्रश्न 41 है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसे चुनना है। तो त्रुटिपूर्ण है ए ऑप्शन है, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। वह सकुशल घर पहुंच गया, ये सही है। मोती सीप में पलता है, ये भी सही है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये भी सही है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है। निरपराधी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए।
प्रश्न 43 है, निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। तो उच्च विचार से यहाँ पे सही वाक्य का संयोजन करना है। तो उच्च विचार से तो यहाँ पे शुरू होगा, तात्पर्य जीवन के उदात्त आदर्श और मूल्यों के प्रति आस्था जैसे सत्य, सौंदर्य, कला, विज्ञान, धर्म, समाज सेवा आदि से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन र, य, र। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा र, य, ल, व। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 44 है, हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या 5 है। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। ये निम्न है जैसे अंग, ञ, ड़, न और म। तो इनकी संख्या 5 है। इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। प्रश्न 45 है, कौन सा वर्ण घोष है? जिन व्यंजन वर्णों में के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह घोष वर्ण है। तो इसमें हो जाएगा 45 का सी, म। 45 का सी हो जाएगा, म घोष वर्ण है। डायरी शब्द है। 46 है, डायरी अंग्रेजी शब्द है। इसके अंतर्गत आने वाले अन्य शब्द हैं मोबाइल, शर्ट, शॉपिंग, लंच, डिनर, कोट, लेटर, हेयर आदि। बाल्टी शब्द है। बाल्टी शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसके अंतर्गत आने वाले अन्य शब्द हैं आल्पीन, अलमारी, बाल्टी, तंबाकू, चाबी, काजू, गमला, तौलिया, गोदाम, गोभी इत्यादि। क्वेश्चन 48 है, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में 3 भुवनों का समाहार अर्थात द्विगु समास है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिभुवन में सही उत्तर हो जाएगा डी। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु। प्रश्न 49 है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष अर्थात कठोर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है।
कर्मधारय समास ऐसा समास वाक्य जिनका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर, पुरुषोत्तम, महात्मा, नीलांबर आदि। तो ऐसा समास वाक्य जिनका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो यहाँ पे लौ पुरुष कर्मधारय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नि धन चय निश्चय में संधि है। तो नि धन चय निश्चय में संधि विसर्ग संधि है। यहाँ पे नि है, विसर्ग संधि हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श ट ठ तो ख में और त थ हो तो स हो जाता है। च छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, ट ठ हो तो ख हो जाता है और त थ हो तो स हो जाता है। तो यहाँ पे नि और च है तो निश्चय हो गया है, स हो गया है। यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। प्रश्न 51 है प्रातः धन काल प्रातः काल संधि है। तो प्रातः काल विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले अ हो तो परे क ख प फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। प्रश्न 52 है पुरस्कार में कौन सी संधि है। पुरस्कार में पुरः धन कार होता है। पुरस्कार का संधि विच्छेद पुरः धन कार होता है। इसका हो जाएगा पुरः धन कार। यह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। प्रश्न 53 है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात। उत्प्रेक्षा अलंकार ये हो जाएगा। सही उत्तर है डी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात ये कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वह होता है जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सखी सोहित गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाला, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा डी उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 54 है अंधा युग नामक कृति के लेखक हैं। अंधा युग नामक कृति के लेखक धर्मवीर भारती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह दोस्तों 54 क्वेश्चन इस हिंदी प्रैक्टिस सेट में है। दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।